जीआईएस की ऑनलाइन स्टडी में मैं रामपाल भारती एक बार कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमने मेरे संघ की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया ये संस्मरण है शुरू कर रखा था और इसका पहला भाग हमने पढ़ लिया है। दूसरा भाग मैं आपके लिए अभी लेकर आया हूँ। पहले भाग में हमने ये पढ़ा कि लेखिका की एक नानी थी और जो काफ़ी पर्दानशी औरत थी, अर्थात पर्दा करती थी। लेखिका ने बताया है कि वे एक आज़ाद ख्याल की महिला थी। जब वे अपने मरणासन स्थिति में आई तो उन्होंने अपने पति अर्थात लेखिका के नाना से कहा कि वो उनके दोस्त प्यारेलाल शर्मा से कुछ बातें करना चाहती है। ये सुनकर सब हैरत अंगेज हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेखिका ने अपने नाना के विषय में बताया है कि वे विदेश से LLB अर्थात वकालत पढ़कर आए थे, बैरिस्ट्री पढ़कर आए थे। वे भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग जीवन जीते थे, विदेशी संस्कारों के अनुसार जीवन जीते थे। इस कारण नानी को कमी पसंद थे। ये भी बताया है कि प्यारेलाल शर्मा से उन्होंने ये कहा था कि मेरे लड़के के लिए वर तय आप करेंगे, अर्थात वर तय का मतलब है वो लेखिका के क्या होंगे, पिताजी होंगे। तो एक ऐसे व्यक्ति के साथ लेखिका की माँ की शादी हो जाती है जो ICS की एग्जाम में बैठने से वंचित कर जाता है, यह कहकर कि वे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। लेखिका ने अपनी माँ के बारे में बताया है कि वे शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर थी और अक्सर उनकी दादी कहा करती थी कि हम अपनी बहू से ज़्यादा काम नहीं करवाते हैं। और ये बातें चल रही थी। उसके बाद पाठ किस प्रकार से आगे बढ़ता है। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल न जुतवाए करते, हम पे बैल है। अर्थात ये बात वो किसके संदर्भ में कहती थी? लेखिका की माँ के संदर्भ में, लेखिका की माँ के संबंध में ये कहा है क्या कि हम हाथी से हल नहीं जुतवाया करते, हम पे बैल है। अर्थात इस पंक्ति का अर्थ है कि हम अपने बहू से काम नहीं करवाते हैं। बचपन में मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में, ममता भरी परवरिश, ममतालु परवरिश का अर्थ क्या है? ममता भरी परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद का मतलब है तैयार रहते थे। दादी और उनकी जेठानियाँ नहीं, खुद मर्दजात पिताजी भी, अर्थात दादी और दादी की जेठानियाँ ही हमारे पालन पोषण नहीं करती थी, बल्कि घर के जितने भी पुरुष थे वे भी हमारे पालन पोषण में आगे रहते थे। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था कि माँ को भी आज़ादी का भरपूर जुनून था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी चाहिए, जिस चीज़ से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। लेखिका ने कितनी यहाँ पर एक अच्छी बात कही है कि हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। भारतीय माँ कैसी होती है? भारतीय माँ होती है अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, घर के कामों में पूरा ध्यान रखती है और अपने घर को चलाने के लिए वो सभी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है। ऐसा हमने अपनी माँ में ऐसे गुण नहीं देखे। न उन्होंने कभी हमें लाड प्यार किया, न हमारे लिए खाना पकाया हमारी माँ ने, न अच्छी पत्नी अच्छी बहू होने की हमें सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घरबार नहीं संभाल पाते थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था, अर्थात घरेलू कामों में उनकी रुचि ज़्यादा नहीं थी। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीता था, अर्थात वे एक पढ़ाकू किस्म की महिला थी। बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे किया करती थी। अर्थात लेखिका ने कहा है कि मेरी माँ एक साहित्यकार के गुण रखा करती थी, वे साहित्यकारों को पढ़ा करती थी और साथ ही साथ जो वक्त बच जाता था उसमें वो गीत संगीत सुना करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादाजी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम देते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी? साहबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में 2 कारण हैं। पहला, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। दूसरा, वे एक ही गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। लेखिका ने बताया, क्या बहुत अच्छी बात बताई है, वर्तमान समय में परिवारों में
झगड़े होने के क्या कारण होते हैं, परिवार के सदस्यों में आपस में अनबन क्यों होती है। देखिए, इसका प्रमुख कारण ये होता है कि जैसे परिवार में 2-3 महिलाएं हैं, देवरानी जेठानी हैं, या सास बहू है, या ननद भाभी हैं, तो कहीं ना कहीं तकरार क्यों होती है। इसका एक कारण है कि अगर एक महिला काम नहीं कर रही है तो दूसरी तीसरी महिलाओं को इससे परेशानी होती है और वे चाहती हैं कि वो काम क्यों नहीं कर रही, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ इसके विपरीत है। यहाँ लेखिका की माँ ज़्यादा काम घरेलू नहीं कर रही है, बच्चों का पालन पोषण भी नहीं कर रही है, खाना भी नहीं पका रही है, और इनमें ज़्यादा हाथ अरुचि का होना बताया है। बावजूद इसके लेखिका की दादी, दादा या लेखिका के परिवार के सभी सदस्य उसे सपोर्ट करते हैं और उन्हें कोई शिकायत नहीं होती है। इसके 2 कारण हैं। शिकायत न होने के कितने कारण हैं? 2 कारण हैं। पहला कारण क्या है कि लेखिका की माँ कभी भी झूठ नहीं बोलती थी। ये गुण महिलाओं में कमी पाया जाता है और ये गुण लेखिका की माँ में था, जो कि बहुत अच्छा गुण था। दूसरा गुण, ये गुण भी महिलाओं में कमी पाया जाता है और ये गुण लेखिका की माँ में था। इस कारण सब उन पर श्रद्धा का भाव रखते थे। एक की गोपनीय बात को दूसरों पर जाहिर नहीं होने देती थी, अर्थात एक की गुप्त रखने वाली बात, अर्थात महिला को जब ये कह देते हैं कि ये बात तो किसी को बताना मत, वो ज़्यादा बताती है। लेकिन यहाँ ये गुण उल्टा है, वो किसी गोपनीय बात को दूसरे पर प्रकट नहीं करती थी। इस कारण परिवार के सब सदस्यों की उन पर श्रद्धा थी। पहले के कारण उन्हें घरवालों का आदर मिला हुआ था। पहला गुण कौन सा? झूठ नहीं बोलना। झूठ नहीं बोलने के कारण सभी घरवाले लेखिका की मां का सम्मान करते थे। दूसरा कौन सा? एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देते। इस कारण बाहर वालों की दोस्ती थी, दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभाते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले ही वह एक बहन की चिट्ठी दूसरी बहन के नाम हो। ये बात लेखिका ने बताई है कि दोनों गुण होने के कारण हमारी जो माँ थी, 2 गुण थे, झूठ नहीं बोलती थी। दूसरा गुण था एक ही गोपनीय बात को दूसरे पर वो प्रकट नहीं करती थी। इस कारण उनका काफ़ी नाम था, सम्मान था, घर में इज्जत थी। और साथ ही साथ लेखिका ने यह भी बताया है कि ऐसा जैसे घर परिवार में कोई भी चिट्ठी आती थी तो कोई भी पूछता नहीं था कि ये चिट्ठी किसकी आई है। नेक्स्ट देखते हैं। और माँ ये जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उभरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। कितनी अच्छी बात है। छोटे से घर में हम 6 बच्चे, सास ससुर 8 आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व, अर्थात हर व्यक्ति अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकारी था। किसी पर भी किसी का कोई भी आक्षेप नहीं था, कोई भी आरोप नहीं होता था और कोई भी किसी के अधीन होकर कार्य नहीं करता था। इस निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। अर्थात हम अपना भविष्य किस प्रकार से बनाएंगे, भविष्य में हम किसका चयन करेंगे, हमारे ऊपर कोई भी किसी ने नहीं थोपा था कि आपको डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है कि कुछ बनना है। हमें अपना निजत्व का पूरा हक था, अर्थात हम अपने निजी जीवन को अपने तरीके से जिए। इस कारण हम 3 बहनें साहित्यकार बन गई और हमारा एक छोटा भाई था वो भी लेखक बन गया, साहित्यकार बन गया। लेख से किसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी। अर्थात हम लेख पर चलने वाले परिवार के सदस्य नहीं थे, परंपराओं पर चलने वाले व्यक्तित्व के रूप में हम नहीं जान सकते थे। हाँ, परंपराओं पर चलना चाहिए बशर्ते वे परंपराएं हमारे उत्थान में शामिल हो। अगर वे परंपराएं जो हमारे पतन के कारक बने, ऐसी परंपराओं को हमें छोड़ देना चाहिए। तो लेखिका ने यही बताया है कि लेख से किसके, अर्थात परंपराओं से अलग अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो भी ठीक था, लेकिन मेरी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था, जिन्हें परंपराओं पर चलने का शौक नहीं था, कुछ हटकर कार्य करने का शौक था, रुचि थी। ऐसे कार्य करने की रुचि थी जो समाज में नए आयाम स्थापित कर सके। हाँ, लेखिका ने बताया है
उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से, भगवान की कृपा से उनके पास कभी 2 से अधिक ज्यादा धोतियां हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। लेखिका की परदादी की बात है। किसकी बात है? परदादी की बात। परदादी कौन होती है? आपकी मां, समझ गए? अब आपकी मां के पिता की मां दादी। अब परदादी कौन होगी? आपके दादा की मां। आपकी क्या होगी? परदादी होगी। तो क्या बताया है कि परदादी ने एक व्रत ले रखा था, एक प्रतिज्ञा कर रखी थी। व्रत का मतलब क्या है? प्रतिज्ञा कर रखी थी। क्या? कि अगर भगवान की कृपा से उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएंगी तो तीसरी धोती होते ही वो क्या करेगी? तीसरी दान कर देगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, अपरिग्रह है। कितना अच्छा वर्ड है। देखिए, भारतीय संस्कृति में जैन समाज आज भी अपरिग्रह की प्रवृत्ति को अपनाता है और जैन समाज के कुछ सिद्धांत हैं जो आज भी काफी वैज्ञानिक हैं, काफी प्रामाणिक हैं और देश और विश्व के कल्याण हेतु कार्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय संस्कृति में देखो, प्रमुख जो विशेषता है वो क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। अब ये क्या है? अस्तेय, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है संचय नहीं करना। जैसे कई लोग संचय की प्रवृत्ति के धनी होते हैं, ये कमा लिया और कमा लिया और कमा लिया, ये पीढ़ियों तक के लिए हो गया, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी तक हमने कमा लिया। ये जैन समाज में नहीं होता है। अर्थात संचय की प्रवृत्ति नहीं होना क्या कहलाता है? अपरिग्रह। और दादी, कौन सी? परदादी। परदादी में ये भावना थी कि कभी भी मेरे पास 3 साड़ियां हो जाएंगी तो उनमें से 1 साड़ी मैं दान कर दूंगी। इसलिए वहां तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी मां पहली बार गर्भवती हुई। अर्थात लेखिका ने कहा, जब मेरी मां पहली बार गर्भवती हुई, मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी। ईश्वर से मन्नत मांगने का मतलब है ईश्वर से मांगना। क्या? कि उनकी पतोह का पहला बच्चा लड़की हो। आज से 60-70 साल पहले किसी महिला द्वारा भगवान से ये प्रार्थना करना कि मेरे घर पर पहले बच्चे के रूप में लड़की का जन्म हो, विश्व के 8वें आश्चर्य के समान है। जहां आज 2020 में आज़ादी के 70 साल के बाद भी कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध कायम है समाज में, ऐसे में 70 साल पहले एक महिला द्वारा जो अनपढ़ है, भगवान से ये प्रार्थना करना कि पहली संतान के रूप में लड़की पैदा हो, वास्तव में ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि कितने आज़ाद ख्याल की, कितने सकारात्मक विचारों की महिला रही होगी लेखिका की परदादी। तो भगवान से क्या मन्नत मांगी? कि उनकी पतोह का पहला बच्चा लड़की हो। ये गैर रवायती मन्नत मांगकर, गैर रवायती मन्नत कैसे बताया लेखिका ने? कि उस समय लड़कों की चाहत सबको हुआ करती थी और ये कोई हर व्यक्ति के पसंद आने वाली मन्नत नहीं थी। मांगकर उन्हें चैन नहीं पड़ा, उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। घर, परिवार, मोहल्ले में सबको बता दिया कि मैं भगवान से क्या मांग कर आया हूं। मैं भगवान से मांग कर आया हूं पहले बच्चे के रूप में लड़की का जन्म हमारे परिवार में हो। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, अर्थात सब दंग रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढने नहीं मिली। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के भाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। अब लेखिका ने बताया है कि उन्होंने पहली संतान लड़की के रूप में क्यों मांगी, इसका किसी को भी असली कारण नजर नहीं आया, क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि परिवार में कोई लड़की थी नहीं। परिवार में मेरे पिता की भी बहन है, दादा की भी बहन है,
तो ऐसा भी नहीं है कि लड़की का और कन्यादान करने का पुण्य वो कमाना चाहती होगी। ये बात लेखिका ने बताई है। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माजी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर, अर्थात नियमानुसार मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था, अर्थात संपूर्ण गांव जानता था कि माजी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है। अर्थात पूरा गांव जानता था कि माजी का भगवान के साथ सीधा सीधा कनेक्शन है, तार जुड़ा हुआ है। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बसता। अर्थात गांव के लोगों का क्या मानना था कि जो भी दादी भगवान से मांगती है, भगवान कहते हैं तथास्तु, मिल जाता है। ऐसा गांव के लोगों का मानना था। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी। आरजू यानी प्रार्थना, विनती, किस कदर, किस तरह रंग लाएगी, उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। अर्थात उन्हें भी पता न रहा होगा कि किस तरीके से माँ जी है, माँ जी की भगवान है, वो प्रार्थना सुनेंगे और क्या किस प्रकार से सुनी होगी। ये बात हम देखते हैं। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो, पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान भी कुछ इस तरीके से कंफ्यूज हो गए, शायद अफरा तफरी में आ गए। किस प्रकार कि मांगी थी एक लड़की की मन्नत और भगवान ने उतार दी धरती पर कितनी, 5। अर्थात लेखिका के 4 बहनें और हैं, टोटल कितनी बहन है, 5 बहन है। भगवान को क्या कहें, माजी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माजी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था और चोर के दीदार की खुश नसीबी भी हाथ में आई थी। लेखिका ने यह बताया है कि भगवान की नहीं, मैंने मेरी दादी और चोर का किस्सा भी सुना है और वो इस प्रकार से सुना है कि उस चोर के मैंने दर्शन भी किए बाद में कि एक बार लेखिका की परदादी और चोर के बीच में कुछ बातचीत होती है और चोर घर में घुस आता है। अब वो उस चोर के साथ क्या कुछ वार्तालाप होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। आपको बताएंगे कि वो क्या किस्सा है। आप थोड़ा पढ़कर भी उसको तैयार रखें, कितना का आपके समझ में आता है। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ को अच्छी तरीके से पढ़ने का जो प्रण लिया है, अब तक उम्मीद करता हूं कि ये पाठ आपके समझ में आ रहा होगा। और समरी के रूप में मैं आपको बताऊं कि हमने अब तक पढ़ा है कि लेखिका की एक नानी थी, नाना थे, प्यारेलाल शर्मा है। प्यारेलाल शर्मा का क्या रोल है यह आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लेखिका की माँ की शादी होती है, माँ का ससुराल कैसा होता है, दादी होती है, परदादी होती है, परदादी क्या मन्नत मांगती है और उसकी मन्नत का क्या असर होता है, और लेखिका की माँ की क्या विशेषताएं हैं। वो पढ़ाकू है, साहित्य पढ़ने में रुचि रखती है, गीत संगीत सुनने में रुचि रखती है। माँ पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है कि वो घरेलू कार्य को करे। और लेखिका ने कहा कि मैंने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। भारतीय माँ की क्या विशेषता होती है, बच्चों का पालन पोषण करती है, घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी निभाती है। ये सब काम हमारी माँ नहीं क्या करती थी, परिवार के अन्य सदस्य क्या करते थे। ये सब बातें लेखिका ने इस वीडियो में अर्थात हमने बताई है, वो जानी है। नेक्स्ट वीडियो में परदादी और चोर का क्या कनेक्शन किस प्रकार का रहा है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूं मैं कल आपके लिए। तब तक नमस्कार।